बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 129 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं एक जगह रुक गया, कार भी मेरे करीब रुक गई थी। इसी दौरान में सामने से दो साइकिल सवार आते हुए नजर आए। वो मुझसे जरा आगे एक मकान के सामने रुक गए। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ उनके करीब पहुंच गया। उनमें एक औरत थी और एक मर्द। वो दोनों यूरेशियन थे। मैंने एक आदमी से खुशवंत सिंह के मकान के बारे में दरियाफ्त किया तो वो बोला, मिस्टर खुशवंत सिंह का तो इंतकाल हो चुका है, उसका मकान वहाँ मौजूद है, वो पीले गेट वाला। उसने सामने लैन के एक मकान की तरफ इशारा किया। मैं उसका शुक्रिया अदा करके उस मकान के सामने आ गया। जानकी भी गाड़ी करीब ले आई। मकान के अंदर बत्ती जल रही थी। मैंने बिला झिझक कॉल बेल का बटन दबा दिया। चंद मिनट बाद एक आदमी ने दरवाज़ा खोल दिया। उसकी उम्र 30-32 के लगभग थी। धोती और बुनियान पहने हुए था। सर पर पगड़ी नहीं थी, अलबत्ता बालों का जूड़ा बना हुआ था। दाढ़ी गोल और छोटी थी। मैंने उसे अपने बारे में बताया, फिर चाची रजनी के बारे में पूछा। आओ जी अंदर आओ जी, आया नो। उसने गेट का जेली दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। मैंने कार में बैठी हुई जानकी और थाई को इशारा किया। वो दोनों नीचे उतर आई। उन्हें देखकर वो शख्स अंदर भाग गया और चाची पुकारता हुआ बरामदे वाले दरवाजे में गायब हो गया। हम तीनों अंदर आ गए। मैंने गेट का जेली दरवाजा बंद कर दिया और फिर 1 मिनट बाद चाची रजनी बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल हुई। उसने बड़ी गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। हम तीनों को बारी बारी गले लगाकर प्यार किया और अंदर ले गई। बरामदे वाले दरवाजे के साथ ही अंदर की तरफ ड्राइंग रूम का दरवाजा था। उसने अंदर दाखिल होकर बत्तियां जला दी और हमें बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद ही उर्मिला और वो आदमी भी आ गया जिसने गेट खोला था। अब उसने कुर्ता पहन रखा था। वो उर्मिला का शोर संत सिंह था। वो सब हमारे आने से खुश थे। थोड़ी देर बाद ही उर्मिला हमारे लिए ठंडा मशरूब ले आई। खैर तो है ना पुत्र, इस वक्त आधी रात को? चाची रजनी ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। एक बहुत जरूरी काम से आना पड़ा था चाची, जिसके लिए आप लोगों को इस वक्त ज़हमत देनी पड़ी। मैंने कहा, ये तो तुम्हारा अपना घर है पुत्र, तकलीफ कैसी? हम तो जाग रहे थे। वैसे परेशानी तो होती है ना। मुझे तसल्ली हो गई कि तुम खैर नाल आए हो। अब बताओ क्या काम है? चाची रजनी ने कहा, आपको याद होगा जब मैं चाचा प्रताप सिंह के साथ यहाँ आया था तो उस वक्त दारा के गुंडों ने हमला कर दिया था। मैंने कहा, मैं उस दुर्घटना को कैसे भूल सकती हूँ पुत्र। चाची ने कहा, तुम यहाँ से जाकर भाई प्रताप सिंह के साथ गायब हो गए थे तो हम सब घर वाले कई रोज तक परेशान रहे थे। हम तो पल पर तुम्हारी जिंदगी और सलामती की दुआएं मांगते रहे थे। आपकी दुआओं के तफैली में आज जिंदा और सलामत हूँ। मैंने कहा, उस रात हमने चाचा खुशवंत सिंह को एक ब्रीफ केस दिया था जिसमें मेरे कुछ जरूरी कागजात थे। कई वर्ष गुजर गए बेटा, मुझे तो कुछ याद नहीं। चाची ने कहा, मेरा दिमाग बग से उठ गया, बदन पर चींटियां रेंगने लगी। अगर इन्होंने ब्रीफ केस या उसमें रखी हुई डायरी और कागजात बेकार समझकर फेंक दिए होंगे तो मैं उससे आगे नहीं सोचना चाहता था। मुझे याद है माँ जी, उर्मिला की जबान से ये अल्फाज सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। बापू ने वो ब्रीफ केस आपको दिया था और आपने मुझे दिया था। कहाँ है वो ब्रीफ केस? मैंने जल्दी से पूछा। वो ब्रीफ केस तो टूट गया था, उर्मिला ने जवाब दिया। और उसमें रखी हुई डायरी और कागजात का क्या हुआ? मैंने पूछा। वो महफूज है, उर्मिला ने जवाब दिया। मेरी जान में जान आई, कहाँ है वो डायरी? मैंने पूछा। वो कागजात और डायरी मैंने एक थैले में लपेट कर बड़ी पेटी में सामान के नीचे रख दी थी और वो पेटी तो उनके फ्लैट में रखी हुई है। उसने अपने शोर की तरफ इशारा किया। फ्लैट करीब है या दूर? इस वक्त तो नहीं वीर जी, उर्मिला ने मेरी बात काटते हुए कहा। फ्लैट तो करीब ही है, बनेलो रोड पर, मगर वहाँ की बिजली कटी हुई है। आप सुबह आ जाओ ना वीर जी, मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है, मैं कल दिन में किसी वक्त आ जाऊंगा। मैंने कहा, एक बात और। मैंने संत सिंह की तरफ देखते हुए कहा, मेरे दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगे हुए हैं। वो भी डैडी की वो डायरी हासिल करना चाहते हैं जिसमें उनके सियाह करतूतों की तफसील दर्ज है। हो सकता है वो लोग भी किसी तरह यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाएं, इसलिए तुम लोग जरा मोहतात रहना। फिक्र ही ना करो भाई जी, संत सिंह ने कहा। आपकी चीजें हमारे पास अमानत है, वो किसी और के हाथ नहीं लगने देंगे। मैंने उसे अपना और इंस्पेक्टर चियांगशू का फोन नंबर भी दे दिया कि अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो दोनों में से किसी नंबर पर फौरी इतला दे दी जाए। वापसी पर हम सिरंगूर रोड की तरफ निकल गए। वहां से सेंट्रल एक्सप्रेस का रास्ता इख्तियार किया और वहां से आर्चर रोड क्रॉस करते हुए क्लीमेंसी एवेन्यू की तरफ निकल आए। कार जब अपने मकान वाली गली की तरफ मुड़ी तो रात के 2 बज रहे थे। इस इलाके में मुकम्मल सन्नाटा था। गली के आगे वाले मोड़ पर एक कार खड़ी थी जिसकी सारी बत्तियां बुझी हुई थी। मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। यहाँ ऐसे मकान बहुत कम थे जिनमें गेट के अंदर गाड़ी खड़ी करने की गुंजाइश थी। लोग आमतौर पर अपनी गाड़ियां गली में या इधर उधर ही खड़ी कर देते थे और मेरे ख्याल में वो कार भी किसी ने इसी तरह खड़ी कर दी थी। कंपाउंड वाला दरवाजा खोलकर हम बरामदे में पहुंचे तो मैं ठिठक गया। हम घर की तमाम बत्तियां बंद करके गए थे, लेकिन इस वक्त अंदर मदम सी रोशनी नजर आ रही थी और वो रोशनी मुतर्रक थी। जानकी और थाई ने भी वो रोशनी देख ली। ए कौन है अंदर, कौन है? जानकी ने चीख कर पूछा। रोशनी बुझ गई और फिर यूं लगा जैसे कोई तेजी से एक तरफ दौड़ा।
कोई कुर्सी वगैरह उलटने की आवाज सुनाई दी। मैंने थाई से चाबी लेकर ताला खोला और दरवाजे को जोरदार धक्का दिया। दरवाजा धड़ की आवाज से खुल गया। पिछली रायदारी की तरफ आवाज सुनाई दे रही थी। मैं चीखता हुआ तेजी से उस तरफ दौड़ा, मगर रायदारी में किसी चीज से टकरा कर गिर गया। संभलने की कोशिश करते हुए मैं दीवार से टकरा गया और फिर ठीक उसी वक्त पिछली तरफ एक फायर की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही दौड़ते हुए कदमों की आवाज भी सुनाई दी। मैं संभल कर फिर उस तरफ दौड़ा। अभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैं तेजी से उस तरफ लपका। इससे पहले कि मैं दरवाजे तक पहुंचता एक और गोली चली। इस मर्तबा फायर की ये आवाज मकान के बाहर से आई थी। मैं एक बार फिर उस तरफ दौड़ा। मकान की पिछली तरफ भी एक मुख्तसर सा लान था। मैं जब दरवाजे से निकलकर उस तरफ पहुंचा तो गली में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं लान से निकलकर खुली जगह पर आ गया। उसी वक्त एक साया अगली गली में दाईं तरफ मुड़ता हुआ नजर आया। मैं भी तेजी से उसके पीछे दौड़ा और जब मैं गली के मोड़ पर पहुंचा तो वो साया उस कार तक पहुंच चुका था जो मैंने अपने मकान के सामने वाले रुख पर गली के अगले मोड़ पर खड़ी देखी थी। कार स्टार्ट होकर हरकत में आ चुकी थी। दौड़ता हुआ वो साया भी कार में घुस चुका था और फिर मैंने कार की तरफ से एक शोला लपकता हुआ देखा। मैं बड़ी तेजी से नीचे गिर गया। शोला चमकते ही फायर की आवाज फजा में गूंज उठी। जब मैं संभला तो वो कार बहुत दूर जा चुकी थी। मैं अपनी जगह पर खड़ा उस अकबी सुर्ख बत्तियों को देखता रहा। फिर वो सुर्ख बत्तियां भी गायब हो गई। मैं मुड़कर दौड़ता हुआ अकबी गली से मकान में वापस आ गया। सारी बत्तियां जली हुई थी। मकान में दाखिल होते ही मेरा सामना सबसे पहले थाई से हुआ। उसकी आंखों और चेहरे पर वहशत थी। मैं दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। मम्मी और डैडी वाले बेडरूम की हालत सबसे ज्यादा उतर थी। अलमारियों के दरवाजे खुले हुए थे। तमाम कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। बेड का मैट्रेस गालबन चाकू से काट दिया गया था। ड्रेसिंग टेबल की दराजें भी खुली हुई थी और उसमें कई चीजें भी इधर उधर बिखरी हुई थी। दूसरे कमरों की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। बड़ी तफसील से तलाशी ली गई थी। मुझे समझने में देर न लगी कि दारा का कोई आदमी मकान की निगरानी कर रहा होगा और हमारे जाने के बाद उसने फोन पर दारा को इतला दे दी होगी और उसका कोई और आदमी भी यहाँ पहुंच गया होगा। मुमकिन है दारा खुद भी यहाँ आया हो, लेकिन उसे बड़ी मायूसी हुई होगी। उसे डायरी की तलाश थी और डायरी तो अभी तक मेरे कब्जे में भी नहीं आई थी। उसे कहां से मिलती? इसका मतलब है कि हमारे मकान की निगरानी हो रही थी, जानकी ने कहा, और मौका मिलते ही उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की और उन्हें मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। मैंने जवाब दिया, सबसे पहले तो तुम पुलिस को इतला दो, इसके बाद ये सामान दुरुस्त किया जाएगा। थाई ने कहा, पुलिस के आने का कोई फायदा तो नहीं होगा, लेकिन एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। मैंने जवाब दिया और लिविंग रूम में आकर पुलिस को फोन पर इतला देने लगा। इसी दौरान में कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। वो चाचा जगजीत सिंह था जो कॉल बेल का बटन दबाने के साथ मेरा नाम लेकर आवाजें भी दे रहा था। मैंने बाहर का दरवाजा खोल दिया। चाचा जगजीत सिंह के अलावा इस गली में रहने वाले 4 और आदमी भी मौजूद थे। खैर तो है ना पुत्र, ये गोलियों की आवाज कैसी थी? जगजीत सिंह ने पूछा। हमारी अदम मौजूदगी में चोर घुस आए थे चाचा। मैंने जवाब दिया। हम वापिस आए तो हमारी आवाज सुनकर भाग गए। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? एक और आदमी ने पूछा। सारा सामान बिखरा हुआ है, मेरा ख्याल है वो चोर कुछ ले जाने में कामयाब तो नहीं हो सका, खाली हाथ ही गया है। मैंने जवाब दिया। हम अभी बाहर ही खड़े बातें कर रहे थे कि पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी और फिर चंद सेकंड बाद ही पुलिस की कार गली में दाखिल हुई और हमारे करीब पहुंचकर रुक गई। इस पुलिस पार्टी का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर विजय मल्होत्रा हिंदुस्तानी था। उसके चेहरे पर करख्तगी और अंदाजे गुफ्तगू में भी बड़ी नखुवत थी। वो मुझसे इस तरह बात कर रहा था जैसे मुल्जिम मैं ही हूँ। मैं उसे अंदर ले आया और कमरों में बिखरा हुआ सामान दिखाने लगा। तुम लोग कहाँ थे? उसने मुझे घूरते हुए पूछा और फिर थाई और जानकी की तरफ देखने लगा। अपने एक जानने वाले के यहाँ गए हुए थे। मैंने जवाब दिया। कोई चीज चोरी तो नहीं हुई? मेरा ख्याल है नहीं। सब इंस्पेक्टर विजय मल्होत्रा घूम फिर कर जायजा लेता रहा, फिर मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, मिस्टर वजदान, चंद साल पहले यहाँ जो दुर्घटना हुई थी मुझे उसका अफसोस है। मैं उस जमाने में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था और यहाँ का चार्ज इंस्पेक्टर चियांगशू के पास था। उसने तुम्हें हीरो बनाने की पूरी कोशिश की थी और अब भी वो तुम पर अपना साया किए हुए है। लेकिन मैं एक बात तुम्हें ज़ेन नशीन करा देना चाहता हूँ कि इस इलाके में अमन व अमान कायम रखने का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं यहाँ किसी किस्म की बदअमनी पसंद नहीं करूंगा, लिहाजा इस किस्म के ड्रामे अब खत्म हो जाने चाहिए। ऑफिसर, मेरे करीब खड़ी हुई जानकी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम समझते हो कि ये सब कुछ हमने खुद किया है? और 1 मिनट, मैंने जानकी को मजीद कुछ कहने से रोक दिया और सब इंस्पेक्टर की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैंने पुलिस को एक वारदात की इतला दी थी। तुम यहाँ आ गए हो तो ये तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है। जो कार्रवाई करना चाहते हो करो और चले जाओ, और इस जाम में मत रहना कि तुम पुलिस ऑफिसर हो। मुझे धमकी दे रहे हो? मल्होत्रा ने मेरी बात काट दी। उसका लहजा काट खाने वाला था। नहीं, तुम्हें तुम्हारा फर्ज याद दिला रहा हूँ, मैंने सुकून से जवाब दिया। उस वक्त चाचा जगजीत सिंह ने भी कुछ कहना चाहा, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर खामोश करा दिया। सब इंस्पेक्टर मल्होत्रा तकरीबन आधे घंटे तक मुख्तलिफ कमरों का जायजा लेता रहा।
मैंने उसे पिछला दरवाजा भी खोलकर दिखाया और फिर पिछली गली से होता हुआ अपनी गली के इस मोड़ पर आ गया जहां मैंने वो कार खड़ी देखी थी। तुमने कार का नंबर तो नोट किया होगा? मल्होत्रा ने चुभती हुई नजरों से मुझे देखा। नहीं, मैंने जवाब दिया। कार उस रुख पर खड़ी थी कि गली से उसकी नंबर प्लेट दिखाई नहीं दे रही थी। वैसे भी फासला ज्यादा होने के अलावा यहाँ अंधेरा भी है और मुझे ये शुबा भी नहीं हुआ कि ये कार यहाँ क्यों खड़ी है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर मल्होत्रा ने कहा, अब देखेंगे कि पुलिस इस सिलसिले में क्या कर सकती है। और हाँ, इंस्पेक्टर चियांग के पास फरियाद लेकर जाने की जरूरत नहीं। मैं अपने मामलात में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करूंगा। ठीक है ऑफिसर, मैंने जवाब दिया। मैं बड़ी मुश्किल से जब्त कर रहा था, मैं किसी के पास फरियाद लेकर नहीं जाऊंगा। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते मेरा जो फर्ज था मैंने अदा कर दिया है। वैसे इस किस्म के मामला से निपटना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आइंदा ऐसी कोई बात हुई तो मैं पुलिस को जहमत नहीं दूंगा। अगर तुमने किसी मौके पर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो पछताओगे। मेरा शुमार उन पुलिस ऑफिसर में होता है जो रिश्वत, सिफारिश और लिहाज से कोसों दूर होते हैं। मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा ऑफिसर, मैंने कहा। तुमने यहाँ तक आने की जो जहमत की है उसके लिए शुक्रिया। मैंने मल्होत्रा से हाथ मिलाने की भी जरूरत नहीं समझी। चंद लोग इस वक्त भी गली में खड़े थे। मैं उन सबको नजरअंदाज करता हुआ अंदर आ गया। चाचा जगजीत सिंह भी मेरे साथ ही आया था और फिर हमने मिलकर सामान सेट करना शुरू कर दिया। 4 बज गए। चाचा जगजीत सिंह इसी दौरान में मुसलसल सब इंस्पेक्टर मल्होत्रा को बुरा भला कहता रहा। ये साला है ही ऐसा बद दिमाग और बदतमीज, वो कह रहा था। साला कहता है मैं सिफारिश और रिश्वत नहीं मानता। हकीकत ये है कि रिश्वत के बगैर ये कोई काम करता ही नहीं। 1 साल पहले तक ये इंस्पेक्टर था। अपनी बद दिमागी और बदतमीजियों की वजह से सब इंस्पेक्टर के ओहदे से हाथ धो बैठा और लगता है अब ये अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। ऐसे लोगों के साथ तो यही होता है चाचा, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। चाचा जगजीत सिंह के जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया। यानी कि रुथाई अपने कमरे में घुस गई और मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और देर तक सब इंस्पेक्टर मल्होत्रा के रवैये के बारे में सोचता रहा। वो एक पुलिस ऑफिसर था। मैंने एक वारदात की इतला दी थी। शिकायत सुनना और तहकीक और तफ्तीश करना उसका फर्ज था, लेकिन उसका तर्ज अमल ऐसा था जैसे इस वारदात का जिम्मेदार मैं ही हूँ। इसके अलावा वो बिला वजह इंस्पेक्टर चियांग का जिक्र भी ले बैठा था। उसे ये अंदाजा भी हो गया कि वो दूसरे ऑफिसरों से जलता था और चियांग से तो वो कुछ ज्यादा ही एलर्जिक था। इसके अलावा उसने मुझे बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये धमकी भी दी थी कि मैं कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करूं। मैं देर तक मल्होत्रा की इस रवैये के बारे में सोचता रहा और फिर नींद की आगोश में पहुंच गया। डायरी मैंने अपने कब्जे में ले ली थी। अगर ये मैंने उस डायरी को घर पर ही छुपाया था, लेकिन उसके लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया गया था कि किसी अजनबी के लिए उसे तलाश करना मुमकिन नहीं था। और उस रोज से सूरत हाल में भी कुछ तब्दीली रूनुमा होना शुरू हो गई थी। मैंने अगरचे इंस्पेक्टर चियांग को गुज़िश्ता रात के वाक़े के बारे में आगाह नहीं किया था, लेकिन अगले रोज दोपहर को वो घर पहुंच गया था। उसे पुलिस ही के किसी आदमी से पता चल गया था कि सब इंस्पेक्टर मल्होत्रा ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। मल्होत्रा के बारे में हेडक्वार्टर में और भी बहुत सी रिपोर्ट्स जमा हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है चंद रोज में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है, चियांग ने कहा। उसकी गुज़िश्ता रात वाली हरकत पर मुझे कुछ और शुबा होने लगा है, मैंने कहा। मसलन किस किस्म का शुबा? चियांग ने उलझी हुई नजरों से मुझे देखा। गुज़िश्ता रात जब मैंने पुलिस स्टेशन फोन किया था तो उसके 5 मिनट बाद ही मल्होत्रा पहुंच गया था, जिसका मतलब था कि वो इस इलाके में मौजूद था और पुलिस स्टेशन से रेडियो पर इतला मिलते ही यहाँ पहुंच गया। ये इत्तफाक भी हो सकता है, चियांग ने कहा। मुमकिन है वो गश्त पर इस इलाके में मौजूद हो और इतला मिलते ही पहुंच गया हो, लेकिन उसने जिस तरह गुफ्तगू की थी उससे शुबा होता है कि ओह कम मान बॉय। चियांग ने मेरी बात काट दी। तुम ये कहना चाहते हो कि मल्होत्रा उन लोगों से मिला हुआ है जिन्होंने तुम्हारे मकान की तलाशी ली थी और उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आसपास मौजूद था? हाँ, मुझे कुछ ऐसा ही शुबा हुआ है, मैंने जवाब दिया। हो सकता है, चियांग सर हिलाते हुए बोला। मुमकिन है तुम्हारा शुबा दुरुस्त हो। मैं इस सिलसिले में अपने तौर पर मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल तुम लोगों को अब मोहतात रहने की जरूरत है। अगर कोई बात हो तो उसे छुपाने की कोशिश मत करो, मुझे इतला दे देना। इंस्पेक्टर चियांग चला गया। 1-2 रोज और गुजर गए और फिर मुझे ये शुबा होने लगा कि मेरी निगरानी की जा रही है। निगरानी करने वाला कोई शख्स अगर इसे नजरों में नहीं आ सका था, मगर ये एहसास कवितर होता जा रहा था कि मैं जहां भी जाता हूँ किसी की नजरों में रहता हूँ। जानकी ने भी ऐसे ही शुबे का इजहार किया था। वो सौदा सल्फ लेने के लिए रोजाना सुबह मार्केट जाती थी। उसे भी यूं लगता था जैसे उसकी निगरानी की जा रही हो, मगर कोई मशकूक शख्स उसकी नजरों में नहीं आया था। 2-3 रोज और गुजर गए। इसी दौरान में एक मर्तबा और चाची रजनी के यहाँ भी मैं गया। उससे अगले रोज रात 11 बजे करीब फोन की घंटी बजी तो रिसीवर मैंने ही उठाया। उस वक्त जगजीत सिंह और उसके घर वाले भी हमारे पास बैठे हुए थे। वो कॉल उर्मिला की थी और उसने जो इतला दी थी वो बड़ी सनसनीखेज थी। उसका शोर संत सिंह जख्मी हालत में कांडांग हॉस्पिटल में पड़ा था। मैं फोन बंद करके फौरन ही हॉस्पिटल जाने को तैयार हो गया।
जगजीत सिंह भी मेरे साथ जाने को तैयार था। यूं तो जानकी वगैरह भी जाने को तैयार थी, मगर मैंने उन्हें रोक दिया और उन्हें हिदायत कर दी कि या तो वो अमृता कौर और निरंजन के साथ उनके घर चली जाएं या हमारी वापसी तक उन्हें अपने पास ही बिठाए रखें। कार का स्टीयरिंग जगजीत सिंह ने संभाल लिया। कांडांग हॉस्पिटल में सिरंगून रोड के आसपास ही था। जगजीत सिंह रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ था। अगर हम सिरंगून रोड की तरफ जाते तो लंबा रास्ता पड़ता। तीमा रोड पर नहर का पुल पार करते उसने कार फोर्ड सेंटर मार्केट के करीब से बकेट रोड पर मोड़ दी और फिर एक जैली सड़क से होते हुए हम हॉस्पिटल के सामने पहुंच गए। सन सिंह इमरजेंसी रूम में था और मिला और चाची रजनी से हमारी मुलाकात वेटिंग रूम ही में हो गई। वो दोनों रो रही थी। क्या हुआ चाची? मैंने करीब पहुंचकर कहा। सन सिंह कैसे जख्मी हुआ? कोई हादसा? हादसा नहीं पुत्र, मारा पीटा गया है। चाची रजनी ने अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। मारा पीटा है? मैं चौंक गया। किसी से झगड़ा हुआ था? कौन थे वो लोग? सन सिंह का कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, रजनी ने बताया। शाम 7 बजे के करीब 2 आदमी उसे बुलाकर ले गए थे। उसके बाद वो वापस नहीं आया। हमने उसके दोस्तों से मालूम किया लेकिन किसी को उसका पता नहीं था। तकरीबन 1 घंटा पहले मैं और उर्मिला दरवाजे में खड़ी थी कि लाल रंग की एक कार हमारे करीब आ रुकी। दरवाजा खोलकर 2 आदमियों ने सन सिंह को बाहर फेंक दिया और कार तेजी से आगे बढ़ गई। सन सिंह खून में लथपथ और बेहोश था। उसे देखकर हमारी चीखें निकल गई। हमारे रोने पीटने की आवाज सुनकर गली के लोग जमा हो गए और सन सिंह को गाड़ी में डालकर यहाँ पहुंचा दिया गया। वो होश में आ गया है। वो बार बार यही कह रहा है कि तुम्हें बुलाएं, अंदर इमरजेंसी रूम में पड़ा है। डॉक्टर और पुलिस वाले हमें उसे मिलने नहीं देते। जाओ पुत्र, तुम देखो उसे क्या हुआ है। जालिमों ने मार मार कर उसकी हालत क्या कर दी है। परेशान मत हो चाची, मैं देखता हूँ। और उर्मिला, तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, मैंने कहा और वेटिंग रूम से निकलकर इमरजेंसी रूम की तरफ चल पड़ा। जगजीत सिंह भी मेरे साथ था। इमरजेंसी रूम में 2 डॉक्टरों के अलावा 2 पुलिस वाले भी मौजूद थे। उनमें एक तो निचले दर्जे के रैंक का ऑफिसर था और दूसरा कांस्टेबल। सन सिंह लंबी सी टेबल पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत खासी तशवीशनाक थी। चेहरे पर कर्ब के आसार नुमाया थे। क्या हुआ सन सिंह? कौन थे वो लोग? मैंने करीब पहुंचकर पूछा और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। सन सिंह करा उठा। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वो डॉक्टर और पुलिस वालों की तरफ देखने लगा। मैं एक डॉक्टर की तरफ मुतवज्जो हो गया और उससे सन सिंह के बारे में पूछने लगा। एक टांग और दाएं बाजू की हड्डियां टूट गई हैं। जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी चोटें आई हैं। एक्सरे ले लिए गए हैं, रिपोर्ट का इंतजार है, डॉक्टर ने जवाब दिया। मैं पुलिस ऑफिसर से बात करने लगा। उन्होंने अभी तक सन सिंह का बयान नहीं लिया था। मैं अपने दोस्त से तन्हाई में बात करना चाहता हूँ ऑफिसर, अगर आप इजाजत दें तो। क्यों नहीं, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया और अपने मातहत के साथ कमरे से बाहर चला गया। वो दोनों डॉक्टर भी चले गए तो मैं सन सिंह के करीब आ गया। क्या मामला है? कौन थे वो लोग सन सिंह? मैंने पूछा। वो 2 आदमी थे जो मुझे घर से बुलाकर धोखे से ले गए थे। गुरुद्वारे वाली गली के मोड़ पर एक सुर्ख रंग की कार खड़ी थी जिसमें एक चीनी पहले ही से बैठा हुआ था। मेरे साथ आने वालों में से एक ने अचानक ही पिस्तौल निकालकर मेरे पहलू से लगा दिया और मुझे जबरदस्ती कार में बिठा दिया। वो दोनों भी मेरे दाएं बाएं बैठ के और कार हरकत में आ गई। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ। उसे बोलने में तकलीफ थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने फिर कहना शुरू किया। पहले वो लोग मुझे किंगली रोड, कंपोंग, जावा रोड और उसके आसपास की छोटी सड़कों पर घुमाते रहे और तुम्हारे बारे में पूछते रहे। कार ड्राइव करने वाले चीनी ने कहा था कि तुमने कई साल पहले खशविंद सिंह को एक डायरी दी थी। अगर मैं वो डायरी तलाश करके उनके हवाले कर दूं तो वो मुझे न सिर्फ कोई नुकसान पहुंचाए बगैर छोड़ देंगे बल्कि एक माकूल रकम भी इनाम में देंगे। मैं डायरी के बारे में लाइल्मी का इजहार करता रहा। फिर वो लोग धमकियों पर उतर आए। वो एक बार फिर खामोश हुआ। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार बढ़ गए थे। वो चंद में गहरे गहरे सांस लेता रहा, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। न्यूटन रोड पर पहुंचकर उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। मजीद आधे घंटे तक सड़कों पर घुमाते रहे। फिर एक जगह कार रुक गई और मुझे उतार लिया गया। कार किसी बंगले के कंपाउंड में रुकी थी। उन्होंने मेरी आंखों की पट्टी खोल दी। मैं उस जगह का सही अंदाजा तो नहीं लगा सका, लेकिन वहां से कुछ दूर रॉयल होटल का न्यू साइन नजर आ रहा था। वो लोग मुझे फौरन ही अंदर ले गए। उस बंगले में 2 आदमी पहले ही से मौजूद थे। एक तो कोई हिंदू पंडित था और दूसरा शायद मुसलमान था। उसने दाढ़ी और मूंछें रखी हुई थी। सन सिंह ने दाढ़ी वाले और चीनी कार ड्राइवर का जो लिया बताया, उससे मुझे समझने में देर न लगी कि वो दारा और चीफ आंख थे। और हिंदू पंडित का जो लिया बताया वो 100% उस पुजारी का था जिसे मैंने काली के मंदिर के सामने दारा के साथ कार में बैठे हुए देखा था। मुझे तहखाने में ले गए। सन सिंह कह रहा था, पहले तो मुझे लालच दिया गया कि मैं डायरी के बारे में बता दूं, फिर धमकियां दी और उसके बाद मुझ पर तशद्दुद किया जाने लगा। मैं जानता था कि तुम डायरी ले जा चुके हो। अगर मैं उन्हें बता देता तो वो तुम्हारे पीछे लग जाते और तुम्हें मार डालते, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हारे पीछे तो अब भी लगे हुए हैं। मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो दोनों आदमी जो मुझे घर से बुलाकर लाए थे हिंदू थे। वो मुझे बेतहाशा पीटते रहे। लोहे के सरिये से मुझे मारा पीटा गया। मेरी टांगे और बाजू की हड्डियां यकीनन टूट चुकी हैं। तुम मेरी हालत देख रहे हो।
मुझे यकीन है कि जिस्म की कई और हड्डियां भी क्रैक हुई होंगी। ये तुमने क्या किया सन सिंह? मैंने कहा। तुम बता देते कि मैं डायरी ले जा चुका हूँ, तुम्हें इतनी तकलीफ तो ना उठानी पड़ती। कैसे बता देता? सन सिंह ने कहा। मैंने उर्मिला के साथ गुरुद्वारे जाकर ग्रंथ साहब सिखों की मजहबी किताब पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि डायरी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। हिंदू पंडित चीनी और दाढ़ी वाले के बारे में तो मैं समझ गया हूँ कि वो कौन है। वो दोनों हिंदू कौन थे जो तुम्हें घर से ले गए थे? मैंने पूछा। वैसे मैं सन सिंह के किरदार से मुतासर हुए बगैर ना रह सका। उसने अपनी हड्डियां तुड़वा ली थी मगर डायरी के बारे में जबान नहीं खोली थी। गुंडे ही थे। सन सिंह ने गहरा सांस लेते हुए कहा, हिंदू तो जहाँ जाते हैं गंदी फैलाते हैं। यहाँ भी ज्यादातर यही लोग जराइम में मुलव्वस पाए जाते हैं। चीनी गुंडों के साथ मिलकर इनके हौसले कुछ और बढ़ गए हैं। उस कार के बारे में कुछ याद है? मैंने पूछा। वो सुर्ख रंग की कार थी, सन सिंह ने जवाब दिया। जब वो मुझे घर से बुलाकर कार की तरफ लाए थे तो मैंने उस कार का नंबर देख लिया था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर कार का नंबर बता दिया, जिसे मैंने जहन नशीन कर लिया। तुम्हें छोड़ देने का मतलब है कि उन्होंने तुम्हारी बातों का यकीन कर लिया था? मैंने कहा। मेरी बातों का यकीन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने मुझे मुर्दा समझकर फेंक दिया था, सन सिंह ने जवाब दिया। मैं उनकी मार खाते हुए 2 मरतबा बेहोश हुआ था और वो दोनों मरतबा मेरे ऊपर पानी फेंक कर मुझे होश में ले आए थे। तीसरी मरतबा बेहोश हुआ तो शायद वो धोखा खा गए थे और मुझे मुर्दा समझ लिया गया था, क्योंकि बहुत दूर की कोई आवाज मेरे लाशऊर से टकराई थी, जैसे कोई कह रहा हो, मर गया साला, इसकी लाश इसके घर के सामने ले जाकर फेंक दो। और उसके बाद वाकई मेरे आवाज शायद सो गए थे। वो शायद तो यहाँ पड़ा हुआ था। तुमने पुलिस को अभी बयान तो नहीं दिया? मैंने पूछा। नहीं, अभी तक मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, उसने जवाब दिया। ठीक है सन सिंह, मैंने कहा। तुमने मुझे बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है जिसे मैं फरामोश नहीं कर सकता। बहरहाल पुलिस तुम्हारा बयान लेना चाहती है। जो कुछ हो रहा है सब कुछ बता दो, लेकिन कार का नंबर नहीं बताऊंगा, सन सिंह ने कराते हुए कहा। मैं उससे कुछ और भी पूछना चाहता था, लेकिन उस वक्त दोनों डॉक्टर कमरे में आ गए। उनमें से एक के हाथ में एक्सरे फिल्में थी। अब आप बाहर जाइए प्लीज, एक डॉक्टर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। आप वेटिंग रूम में जाकर बैठिए, आपकी जरूरत होगी तो बुला लिया जाएगा। मैं खामोशी से कमरे से निकल आया। दोनों पुलिस वाले बाहर खड़े थे और चाचा जगजीत सिंह भी। मैं चाचा को इशारा करता हुआ वेटिंग रूम में आ गया, जहाँ चाची रजनी और उर्मिला बैठी हुई थी। उर्मिला अब भी रो रही थी। मैं उसके करीब बैठ के और उसे तसल्ली देने लगा। सन सिंह को इस तरह हॉस्पिटल छोड़कर चले जाना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने फोन पर थाई और जानकी को बता दिया कि मेरी वापसी देर से होगी। वो लोग मोहतात रहे। 3 बजे के करीब एक नर्स मुझे बुलाकर ले गई। सन सिंह ऑपरेशन टेबल पर बेहोश पड़ा था। उसके दाएं बाजू और एक टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। सीने और कंधे पर भी क्रैप बैंडेज लगी हुई थी। सन सिंह को एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। उसके होश में आने से पहले जाहिर उसका बयान नहीं लिया जा सकता था। पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल को छोड़कर चला गया। हमें से किसी के वहां रहने की जरूरत नहीं थी, मगर उर्मिला वहां रहने पर बजीद थी, लिहाजा उसे वहीं छोड़कर हम हॉस्पिटल से बाहर आ गए। पहले चाची रजनी को उसके घर पर छोड़ा और फिर मैं और जगजीत सिंह अपने घर के लिए रवाना हो गए। सन सिंह का कजन उनके घर आ चुका था, इसलिए मुझे चाची और उर्मिला के बच्चों की भी ज्यादा फिक्र नहीं थी, लेकिन सन सिंह के बारे में परेशानी जरूर थी। चीवांग वगैरह ने उसे मुर्दा समझकर फेंक दिया था। अगर उन्हें पता चल गया तो वो उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, मगर मुझे याद था चाचा प्रताप सिंह का बॉडी गार्ड सवितर सिंह हमारी हिफाजत पर मामूर था। एक रात दारा के आदमियों ने हमारे मकान पर हमला कर दिया था, जिसमें सवितर सिंह जख्मी होकर अपनी यादाश्त खो चुका था और दारा ने जाली नर्स के जरिए जहर का इंजेक्शन लगवाकर उसे हॉस्पिटल ही में खत्म करवा दिया था। और अब मुझे शुबा था कि अगर उन्हें सन सिंह के जिंदा होने का पता चल गया तो वो इसे भी खत्म करवाने की कोशिश करेंगे। सुबह होते ही मैंने इंस्पेक्टर चियांगशू को सूरत हाल से आगाह कर दिया और उसे सुर्ख कार का नंबर भी बता दिया जिसमें सन सिंह को अगवा करके ले जाया गया था। उस रोज दोपहर के बाद मैं खुद भी हॉस्पिटल पहुंच गया। मेरे साथ जानकी और थाई भी थी। हॉस्पिटल में रजनी और उर्मिला भी मौजूद थी। सन सिंह की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कम से कम 3 महीनों तक बिस्तर से नहीं उठ सकेगा। घर का सारा खर्च वो ही चलाता था। अब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उन्हें माली मामलात में परेशान ना होने दूं। लिहाजा हॉस्पिटल के अखराजात के अलावा मैंने घर के अखराजात की जिम्मेदारी भी संभाल ली। उसके अगले रोज हॉस्पिटल से वापस आते हुए मेरा ये शुबा यकीन में बदल गया कि हमारी निगरानी हो रही है। वो नीले रंग की फियाट कार थी जो हॉस्पिटल से निकलते ही हमारे पीछे लग गई। थाई उस वक्त ड्राइविंग कर रही थी, जानकी उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी और मैं पिछली सीट पर बैठा हुआ था। मैंने उन दोनों को उस कार के बारे में बताया। हमारी कार इस वक्त लिवेंडर से होती हुई विक्टोरिया स्ट्रीट पर आ चुकी थी। मेरे कहने पर थाई ने कार को पिन आइलैंड एक्सप्रेस वे की तरफ मोड़ दिया। ये सड़क चांगई एयरपोर्ट की तरफ चली गई थी। मैंने देख लिया था कि हमारा ताकुब करने वाली कार में सिर्फ 2 आदमी थे और मैंने उनसे निपटने का फैसला कर लिया था और इस मकसद के लिए शहर का बैरूनी इलाका ही मुनासिब था। इसलिए मैं शहर से बाहर का रुख इख्तियार कर रहा था। कार अपर नॉर्थ चांगई रोड पर आ गई और चांगई जेल के सामने से गुजरते हुए हम
लोयांग एवेन्यू वाली सड़क पर आ गए। हमारी दाईं तरफ चांगई इंटरनेशनल एयरपोर्ट था और ये सड़क चांगई हॉस्पिटल, चांगई गोल्फ कोर्स और चांगई विलेज से होती हुई चांगई सीलिंग क्लब तक चली गई थी। अगर हम चाहते तो एयरपोर्ट के ऊपर से घूमकर साहिल के साथ साथ नकोल रोड पर होते हुए फेरी टर्मिनल की तरफ जा सकते थे और ईस्ट कोस्ट रोड से होते हुए दोबारा शहर के मरकजी इलाके की तरफ आ सकते थे। मगर मेरा ख्याल है कि उन लोगों से निपटने के लिए जगह की तलाश में हमें इतना तवील चक्कर काटने की जरूरत नहीं थी। हमारे मकसद के लिए गोल्फ कोर्स बेहतरीन जगह थी। लोयांग एवेन्यू वाली सड़क पर चांगई विलेज की तरफ मुड़ते ही बाईं तरफ गोल्फ कोर्स शुरू हो जाता था। कुछ आगे जाने के बाद मैंने थाई को इशारा किया, उसने कार कच्चे में उतार ली। पूरा खिता सरसब्ज घास से अटा हुआ था, जमीन ऊंची नीची और ना हमवार थी। कार उछलती हुई चलती जा रही थी। मैंने गैर महसूस अंदाज में पीछे मुड़कर देखा, वो नीली फियाट भी सड़क से उतरकर हमारे पीछे आ रही थी। गोया वो लोग मुकम्मल खुलकर सामने आ गए थे। मैंने थाई को इशारा किया, उसने पाम के दरख्तों के एक झुंड के करीब कार रोक ली और इंजन बंद कर दिया। मैं अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया और आगे जाकर बोनट खोल दिया। वो गाड़ी हमसे तकरीबन 20 गज पीछे रुक गई। वो दोनों आदमी नीचे उतर आए। उनमें से एक तो कार से टेक लगाकर खड़ा हो गया और दूसरा हमारी तरफ आने लगा। उसका सीधा हाथ पतलून की जेब में था। वो दोनों हिंदुस्तानी थे। हमारा ताकुब करने के बाद जिस अंदाज में उन्होंने कार रोकी थी उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनकी नीयत अच्छी नहीं थी और उनके पास यकीनन पिस्तौल भी होंगे। सिंगापुर जैसी जगह पर पिस्तौल वगैरह का उसूल कोई मुश्किल बात ना थी, लेकिन मैंने ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की। अलबत्ता एक अदद खंजर का इंतजाम कर लिया था जो हस्बे मामूल मेरी पिंडली से बंधा हुआ था। इस वक्त मैंने पतलून भी खुले पाइंचे की पहन रखी थी और खंजर निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इस वक्त शाम का धुंधलका फैल चुका था। गोल्फ कोर्स वीरान था। अलबत्ता दूर एक तरफ मेरिडियन चांगई होटल और दूसरी तरफ चांगई हॉस्पिटल की इमारत पर जगमगाते हुए न्यून साइन नजर आ रहे थे। वो आदमी मेरे करीब पहुंच रहा था। वो शक्ल ही से छटा हुआ बदमाश लग रहा था। इतने में जानकी भी कार से उतरकर मेरे करीब आ गई। इनके इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते। जानकी ने सरगोशी की। मुझे अंदाजा हो गया, इसलिए मैं इस तरफ आया हूँ। मैंने भी सरगोशी की। हेलो, वो शख्स हमारे करीब आकर बोला, गाड़ी खराब हो गई है, मेरी मदद की जरूरत हो तो शुक्रिया। मैंने खुश्क लहजे में जवाब दिया, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, गाड़ी में कोई खराबी नहीं है। ओह, समझ गया। वो मानी खेद अंदाज में जानकी की तरफ देखते हुए बोला, तुम तो जानबूझकर इस वीराने में आए हो। मैं तुम्हारा मकसद समझ गया हूँ। मुझे हैरत है कि तुम दो औरतों के साथ कैसे निपट रहे हो। वैसे दोनों हैं बड़ी जोरदार। अगर तुम्हारी गाड़ी में कोई खराबी नहीं है तो क्या हुआ, कोई खराबी पैदा करने में कितनी देर लगती है। उसने पतलून की जेब से हाथ निकाल दिया। उसके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल पर साइलेंसर लगा हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उसने पिस्तौल का रुख अगले टायर की तरफ करके ट्रैकर दबा दिया। टायर फटने का धमाका ज्यादा जोरदार नहीं था। जानकी उछलकर पीछे हट गई। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अब तो गाड़ी खराब हो गई है ना, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। शहर यहाँ से बहुत दूर है, इस तरफ कोई टैक्सी मिलने का भी इम्कान नहीं है। मैं तुम्हें अपनी कार में लिफ्ट दे सकता हूँ, सिर्फ तुम्हें। इन दोनों को छोड़ने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन हमारी गाड़ी में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। इन्हें तो सड़क पर कोई भी लिफ्ट दे देगा, मगर मसला तुम्हारा है, तुम मेरे साथ चलो।